Good morning students of MSc 4th semester. Welcome all of you in the video lecture class today. I am going to discuss about the remaining topic of fish diseases. As you studied about the fungal diseases in fishes, in which was the remaining topic control measures for fungal diseases in fishes. फंगल डिजीज़ आप पढ़ रहे थे। फंगल डिजीज़ में इसका जो बचा हुआ टॉपिक है यानी कंट्रोल, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस डिजीज़ को कैसे ट्रीट किया जाए, ये टॉपिक बचा हुआ था। तो इसलिए जो है इस टॉपिक पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो कंट्रोल है या प्रिवेंशन है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या अपनाए जाते हैं, कौन कौन से केमिकल मेथड अपनाए जाते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एनिमीज़, नेक्स्ट डिजीज़ और नेक्स्ट जो है ट्रीटमेंट लेकर के हम आएंगे। तो इसमें जो है कि कुछ कंट्रोल हैं, कुछ मेजर्स हैं, ये आपके सामने हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। कंट्रोल मेजर्स फॉर फंगल डिजीज़ इन फिशेज़, वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स एंड केमिकल मेथड्स are employed to control fungal growth and fishes. These include, कई जो है कि इसमें केमिकल मेथड्स और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो फंगस ग्रोथ के को कंट्रोल करने के लिए अपनाए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं, इम्प्लाई किए जाते हैं। तो इसको जो है एक एक करके इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है रिमूवल ऑफ डेड फिश फ्रॉम द पॉन्ड। सबसे पहले तो जो फर्स्ट पॉइंट में जो डिजीज्ड फिश हैं, रिमूवल ऑफ डेड फिशेज फ्राम द पॉन्ड, जो फिशेज इस डिजीज से मर जाती हैं उस फिश को जो है कि उस पॉन्ड से निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट मेथड में ड्रेनिंग द पॉन्ड एंड ड्राइंग द बॉटम। उसके बाद क्या करते हैं, पॉन्ड से वो वाटर को निकाल लेते हैं, उसमें जो पानी भरा होता है पॉन्ड के अंदर उसको जो है कि निकाल लेते हैं, पूरी तरह पॉन्ड को खाली कर देते हैं, उसको सुखा लेते हैं, यानी बॉटम जो है पूरी तरह से सूख जाए। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ द पॉन्ड विथ क्विक लाइम 150 to 200 kg पर हेक्टेयर। यानी अब जो है कि पॉन्ड को ट्रीट करते हैं, ट्रीट करने के लिए 150 से 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर क्विक लाइम का एक सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसको पॉन्ड में डाल देते हैं। यानी जब पॉन्ड सूख जाता है तो उसमें इसे डाल देते हैं। या इसके अलावा दूसरा जो काम क्या करते हैं, अगर ये नहीं कर सकते तो दूसरा क्या मेथड अपनाते हैं, और कॉपर सल्फेट बाथ ऑफ फिश। उसके बाद कॉपर सल्फेट में फ़िश को बाथ कराते हैं, यानी फ़िश को उसमें डिप कर देते हैं, डुबा कर निकाल लेते हैं। तो 500 ppm फॉर 1 to 2 मिनट्स, यानी 500 ppm का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना लेते हैं, उसमें 1 से 2 मिनट तक एक फिश को डुबा करके निकाल लेते हैं। टू किल फंगल स्पोर्स, इस तरह से जो फंगल स्पोर्स हैं वो मर जाते हैं। तो ये भी काफ़ी कारगर उपाय है प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट जो प्रिवेंशन है फॉर फ्रेश फिलिंग ऑफ द पॉन्ड अगेन एंड एडिशन ऑफ क्विक लाइम एवरी फ्यू वीक्स अंटिल देयर इज नो मोर साइन ऑफ द डिजीजेज। फ्रेश फिलिंग ऑफ द पॉन्ड अगेन, यानी उसके बाद जब पॉन्ड में से वाटर को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद सुखा लेते हैं, उसमें क्विक लाइम 150 से 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से डाल देते हैं और इस तरह ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके बाद जब फिर उसमें फ्रेश पानी उसमें भरते हैं, फ्रेश वाटर उसमें भर देते हैं, तो तालाब को फिर से पानी से भर देते हैं। उसके बाद एन एडिशन ऑफ क्विक लाइम एवरी फ्यू वीक्स अंटिल, यानी उसके बाद क्विक लाइम उसमें जो है कि फिर क्विक लाइम को डालते हैं, तब तक डालते हैं अंटिल देयर इज़ नो मोर साइन ऑफ द डिजीज, जब तक कि उसमें जो डिजीज़ का कोई लक्षण न दिखाई दे तब तक उसमें क्विक लाइम डालते चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ मेडिसिन्स, यानी मेडिसिन, उसके बाद कुछ मेडिसिन है जो अप्लाई किया जाता है, क्योंकि जो जो सीवियरिटी बढ़ती है, सीरियस डिजीज़ होता है, उस तो जो है कि फिर ये प्रिवेंशन तो काम करता नहीं, तो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, दवा की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ मेडिसिन में लाइक टेट्रामाइसिन, सल्फामेथिलीन, इरिथ्रोमाइसिन,
थायोसाइनेट एंड कालमेल इन द फूड सप्लाइड टू द फिशेज। यानी कुछ मेडिसिन है जो उनके फूड में मिला करके सप्लाई की जाती है, फिश को दी जाती है। उसमें कौन कौन से मेडिसिन है? टेट्रामाइसिन, सल्फामेथिलीन, इरिथ्रोमाइसिन, थायोसाइनेट एंड कैलोमेल। ये जो है कि दवाएं हैं, इसको जो है कि फूड मटेरियल में मिला करके जो है कि फ़िश को दी जाती है खाने के लिए। इसके अलावा और भी देखिए प्रिवेंटिव प्रोफाइल क्या है। फेनोजेथाल सोल्यूशन 10 to 20 cc of 10% solution diluted in 1000 ml of water is considered a very potent fungicide। अब पॉन्ड में फंगस डिजीज़ को जो है समाप्त करने के लिए जो पोटेंट फंजीसाइड है, ये जो उसको के लिए जो है जो कारगर उपाय है वो क्या है? फेनोजेथाल सोल्यूशन 10 से 20 cc फेनोजेथाल सोल्यूशन बना लेते हैं। इसमें 10% डाइल्यूट करते हैं। ऑफ 10% सोल्यूशन डाइल्यूटेड इन 1000 ml ऑफ वाटर। उसमें जब 10 से 20 cc फेनोजेथाल सोल्यूशन बना लेते हैं, उसमें 10% जो है कि डाइल्यूट करने के लिए इसमें 1000 ml वाटर से मिला देते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर उसको जब फिश पॉन्ड में डालते हैं तो उसी रेशियो के हिसाब से वहाँ पे जो फिश फंगल डिजीज़ है फिश पर वो जो है कि समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये भी कारगर उपाय है। इट इज़ एडेड टू द वाटर कंटेनिंग डिजीज्ड फिश। इट इज़ एडेड टू द वाटर कंटेनिंग डिजीज्ड फिश। ये जो है कि जब डिजीज्ड फिश होते हैं जिस पॉन्ड में, उसके लिए ये कारगर उपाय होता है। द फिशेज फ्राम दिस वाटर आर लेटर टेकन आउट एंड ट्रांसफर्ड टू इन्फेक्शन फ्री पॉन्ड। इसके बाद द फिश फ्राम दिस वाटर, जब इसमें से ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसमें से उस फिश को निकाल लेते हैं। निकालने के फिर उसको दूसरे ऐसे पॉन्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं फिशेज को जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है। इसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट 7 पॉइंट में, इन्फेक्टेड फिशेज मे बी केप्ट अल्टरनेटिवली इन बोथ वाटर। यानी इन्फेक्टेड फिश को जो है दोनों तरह के वाटर में अल्टरनेट करके जो है कि बाथ कराते हैं, जैसे उसको डिप कराते हैं। कंटेनिंग 0.5 ml ऑफ HCHO सोल्यूशन इन 1000 ml ऑफ वाटर प्लस 1 ppm ऑफ मैलाकाइट ग्रीन। इसमें करते क्या हैं कि 0.5 ml HCHO सोल्यूशन जो है कि इसको 1000 ml वाटर में मिला लेते हैं। 0.5 ml जो है कि HCHO सोल्यूशन को 1000 ml वाटर में मिला लेते हैं। उसी में 1 ppm मैलाकाइट ग्रीन भी मिला लेते हैं। इस तरह से मिलाने के बाद इसमें बार बार जो है कि फिश को डिप करते हैं। द फिशेज बिकम इन्फेक्शन फ्री इन अबाउट एन आवर्स। अब इस कंडीशन में ये जब ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें 1 घंटे में ये फिश इस इन्फेक्शन से फ्री हो जाती हैं। एंड ट्रांसफर्ड टू इन्फेक्शन फ्री पॉन्ड। फिर उसके बाद ऐसे पॉन्ड में ट्रांसफ़र कर जाते हैं जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ मैलाकाइट ग्रीन शुड बी डन occasionally and its contact with skin should be avoided because this chemical is carcinogenic। अब जब मैलाकाइट ग्रीन में से जब ट्रीटमेंट करते हैं फिश का तो उसको ये जो है कि समय समय से इसे करते रहें, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस मैलाकाइट में ट्रीट किए हुए फिश 2 फिश आपस में दोनों की स्किन टकराने न पाए, यानी कि सटने न पाएँ। इसको अवॉइड करना चाहिए, वरना क्योंकि मैलाकाइट का ट्रीटमेंट जो है ये केमिकल कार्सिनोजेनिक है। अगर कई बार अगर फिश के स्किन आपस में सट जाएंगे तो फिर वहीं पे घाव हो जाते हैं, फिर कार्सिनोजेनिक है, फिर वहाँ पे ये इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इसमें डिप करने के बाद फिश को अलग अलग रखते हैं। तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये जो है कि ज़रूरत पड़ने पर किया जाता है। और भी क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी ट्रीटमेंट बता रहे हैं सारे फंगस डिजीज़ के लिए, क्योंकि फंगल डिजीज़ कई तरह के हैं
उसमें डिफरेंट टाइप के डिजीज़ के लिए डिफरेंट टाइप के ये प्रिवेंशन, ये क्योर, ये कंट्रोल होते हैं। तो इसलिए सारी समरी यहाँ पे दे दी जा रही है। तो 8वें नंबर पे ये जो पॉइंट है, इस पर क्या करते हैं, फंगस इन्फेक्टेड फिशेज केप्ट इन 15 to 30 ग्राम NaCl सोल्यूशन पर लीटर ऑफ वाटर फॉर हाफ एन आवर में आल्सो बी फ्रीड फ्रॉम फंगस। इसमें क्या करते हैं, फंगस इन्फेक्टेड फिशेज, जो फंगस से इन्फेक्टेड हैं फिशेज, उनको जो 15 से 30 ग्राम NaCl सोल्यूशन में पर लीटर ऑफ वाटर, उसमें जो है कि 1 लीटर में 15 से 30 ग्राम NaCl मिला देते हैं। 1 लीटर पानी में 15 से 30 ग्राम NaCl सोल्यूशन मिला देते हैं और उसके बाद ये मिला के एक सोल्यूशन बन जाता है। तो इसके लिए ये कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर हाफ एन आवर, 1 घंटे के लिए इसमें फिश को डुबाते हैं ऐसे सोल्यूशन में, आल्सो भी फ्री फ्रॉम फंगस। इस तरह से फंगस से वो फिश फ्री हो जाती है। यानी एक सोल्यूशन बना देते हैं, 1 लीटर पानी में 15 से 30 ग्राम NaCl सोल्यूशन मिला लेते हैं, एक सोल्यूशन बन जाता है। इन्फेक्टेड फिश इसमें डुबाते हैं आधे घंटे तक, आधे घंटे डुबाने के बाद फिर देखते हैं कि ये फंगस डिजीज से ये फिश फ्री हो जाती है। ट्रीटमेंट में बी रिपीटेड ऑन द फॉलोइंग डेज, और ये ट्रीटमेंट कई दिन तक लगातार ये जो है कि फॉलो करते हैं, बराबर करते हैं। एंड इवन सब्सिक्वेंटली इफ़ रिक्वायर्ड, अब जैसी ज़रूरत हो, अगर ज़रूरत है तो आगे करते रहें, अगर फंगस डिजीज ठीक हो जाता है तो फिर इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में, 9th पॉइंट में देखिए, 18 to 90 मिनट्स बाथ इन KMNO4 सोल्यूशन इज आल्सो रिकमेंडेड। यानी 10 से 90 मिनट, 10 मिनट से लेकर 90 मिनट तक, लगभग 1.5 घंटे तक KMNO4 के सोल्यूशन में फिश को डुबाने के लिए रिकमेंड किया जाता है। द टाइम एंड डोज हाउएवर डिपेंड्स अपॉन द हार्डनेस ऑफ फिश एंड शुड बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। और इसका जो समय और डोज जो होता है वो फिश के हार्डनेस पर डिपेंड करता है, क्योंकि फंगस डिजीज से डिजीज जो फिश होती हैं उनके स्किन का जो है कि नॉर्मलिटी जो है कि डिजीज़ कंडीशन में देखने पर पता चलता है कि इनकी जो है कि ये फिशेज का हार्डनेस कैसा है, या ये पूरी से लूजनेस हो चुकी है। तो जैसा हार्डनेस हुआ उसी हिसाब से इस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएंगे, उसी हिसाब से कोई एक्सपेरिमेंट को डिटरमिन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, various dip treatments involving different chemicals are suggested for infected fishes। इसके अलावा और बहुत से ट्रीटमेंट हैं, बहुत से केमिकल हैं जो इन्फेक्टेड फिश के लिए अप्लाई किए जाते हैं, सजेस्ट किए जाते हैं, बताए जाते हैं। 10 उसमें कुछ हैं, 10 ए 24 आवर डिप इन 0.3 mg पर लीटर ऑफ मैलाकाइट ग्रीन, यानी कि 0.3 मिलीग्राम पर लीटर में बनाया गया मैलाकाइट का सोल्यूशन, जिसमें जो 24 घंटे तक फिश को डुबाया जाना चाहिए, एक ये होता है। और 10 to 30 मिनट डिप इन 100 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यानी 10 मिनट से लेके 30 मिनट यानी आधे घंटे तक 100 मिलीग्राम पर लीटर कॉपर सल्फेट में भी फिश को डिप किया जा सकता है, ये भी एक ट्रीटमेंट है। A dip in 15 to 25 ppm of HCHO dip in 3 to 5% solution of NaCl। NaCl के 3 से 5% सोल्यूशन NaCl सोल्यूशन में जो है कि 15 से 25 ppm जो HCHO मिला लेते हैं, फिर उसमें जो है फिश को डिप करते हैं, जो इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है क्योंकि इसकी समरी है। और an hour dip in 1 to 4 ppm of बेंजालकोनियम क्लोराइड आर रिकमेंडेड। इसके अलावा जो है कि 1 से 4 ppm जो है का बेंजोकोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन बना लेते हैं, उसमें भी फिश को डिप करते हैं, 1 घंटे के लिए डिप करते हैं। तो इससे भी जो है कि फिश में जो है ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप के जो ट्रीटमेंट इसमें बताया जा रहा है। और नेक्स्ट जो प्रिवेंटिव पॉइंट है, इक्थियोफोनोसिस इज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल।
ये इक्थियोफोनेसिस जो डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, ये काफ़ी इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड वनली द क्वारंटाइन रेगुलेशन इज, इसके लिए क्या करते हैं कि इसमें कोई डिजीज़, कोई ट्रीटमेंट या कोई इस तरह का ऊपर जो सजेस्ट किया गया है जो ट्रीटमेंट, ये कोई काम नहीं आता है इक्थियोफोनेसिस में। तो इसके लिए क्वारंटाइन के लिए जो है कि क्वारंटाइन रेगुलेशन सजेस्ट किया जाता है। यानी इसके लिए जैसे सबसे अलग थलग इस चीज़ को रख दिया जाता है, जिससे कुछ दिन बाद ये अपने आप जो है कि ये ठीक हो सकता है। जैसे क्वारंटाइन रेगुलेशन को सजेस्ट किया जाता है, उसमें करते हैं क्या, विच इज़ हेल्पफुल इन रेगुलेटिंग इट्स इंसिडेंस। तो इसमें क्या होता है कि इस घटना से जो है कि अगर क्वारंटाइन कर देते हैं तो कुछ दिनों तक फिर जब एकदम अलग थलग रहती हैं और तो उसमें जो है कि कोई फंगस अटैक जो होता है धीरे ठीक हो जाता है, फिर दोबारा नहीं हो पाता। दिस इज ट्रीटमेंट द इन्फेक्टेड फिशेज आर आइसोलेटेड फ्राम द स्टॉक। अब इसमें इस क्वारंटाइन रेगुलेशन में क्या करते हैं, इसमें जो फिश स्टॉक जहाँ होता है उससे उस फिश को, डिजीज फिश को एक तरफ अलग थलग करते हैं, निकाल देते हैं, उसको अलग रख देते हैं इस ट्रीटमेंट में। एंड केप्ट फॉर ट्रीटमेंट इन सेपरेट पाउंड, और इसको ट्रीटमेंट करने के लिए एक किसी सेपरेट पाउंड में रख देते हैं जहाँ पे और मछलियाँ ना हो। और तो जिस पाउंड में इसे रखते हैं एकदम अलग थलग, उस पाउंड को बोलते हैं क्वारंटाइन पाउंड। यानी कि सिर्फ उसमें वही फिश होती है जो डिजीज फिश होती है। अनटिल द फिशेज बिकम फ्री फ्राम द इन्फेक्शन, और इस फिश को तब तक उस पाउंड में रखते हैं जब तक कि इससे जो है कि डिजीज से ये फ्री ना हो जाए, यानी इसे क्वारंटाइन रखते हैं। जैसे आजकल कोरोना डिजीज चल रहा है वायरस का, इसमें जिनमें रिपोर्ट आती है तो उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है, या एक जो है कि बचने के लिए जो भी जिनके अंदर जो ससेप्शन है, थोड़ा बहुत लगता है कि ससेप्टेबल है, ये उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता है। कहीं स्कूल कॉलेज में किसी ऐसे आश्रम में रख दिया जाता है कि पूरी तरह अलग थलग 15-20 दिन तक रहे, जिससे कि 15-20 दिन में अगर उस पर अगर है भी अगर वायरस तो ऑलरेडी वो किसी से मिले जुलेगा नहीं, दूसरे को होगा नहीं, और उस पर होगा तो जो है कि देख रेख करने से, ट्रीट करने से वो ठीक हो जाएगा। उसी तरह फिश को भी क्वारंटाइन करते हैं, क्वारंटाइन पॉन्ड में डाल देते हैं। तो इस तरह से ये भी ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि इक्थियोफोनेसिस जो डिजीज़ है वो जो है कि उसको कंट्रोल करना ट्रीटमेंट से या दवा से या इस तरह के ऊपर जो सजेशन दिया गया उससे बहुत मुश्किल होता है, जल्दी ये ठीक होता नहीं है। तो इस क्वारंटाइन रेगुलेशन ही इसमें जो है कि काम करता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो प्रिवेंटिव पॉइंट है वो आपके सामने लेकर दे रहे हैं। देखिए, रिसेंटली ए होम्योपैथिक ड्रग, अब वर्तमान में जो है जल्दी में ये इलाज देखा गया, इसमें होम्योपैथिक दवा है। इसके लिए कौन सी दवा है, द अर्जेंटेनम नाइट्रिकम क्यू, ये एक होम्योपैथिक दवा है। ये इस फंगल डिजीज़ के लिए जो कि काम करता है। अप्लाइड टॉपिकली ऑन द फंगल इन्फेक्टेड आइज ऑफ चन्ना स्ट्रिएटस हैज़ आल्सो बीन फाउंड टू क्योर द फंगल डिजीजेज। इसको जो चन्ना स्ट्रिएटस एक फिश है, इसके ये फंगल इन्फेक्शन में इसके साथ इसके आई डिजीज़ हो गई थी, फंगल आंखें ख़राब हो गई थी, उसमें इस ड्रग को अप्लाई किया गया, उससे वो जो है कि काफ़ी क्योर हो गया, ठीक हो गई ये फिश। तो इसलिए जो है कि ये भी एक रिसेंटली एक दवा है, ये भी होम्योपैथिक की, इसे अप्लाई किया जा सकता है अर्जेंटेनम नाइट्रिकम क्यू। और ये चन्ना स्ट्रिएटस फिश पर जो है कि ये इसके आँख में फंगल डिजीज़ हो गया था, उस पर जो है कि अप्लाई किया गया तो ये फंगल डिजीज़ से फ्री हो गई, क्योर हो गया है। तो ये भी एक ट्रीटमेंट को इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया। इस तरह हमने देखा 12 पॉइंट हैं बाय विच वी आर कंट्रोल द फंगल डिजीजेज फ्रॉम द सीवियर फंगल डिजीज़ आर क्योर बाय दिस मेथड। तो इस तरह से हम ये 12 तरह के पॉइंट दिए गए हैं, इसके आधार पर अगर हम चाहें तो फंगल डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। ये इसके लिए जो है कि हर तरह का ट्रीटमेंट है। क्वारंटाइन रेगुलेशन दिया गया, होम्योपैथिक की दवा भी दी गई, केमिकल भी बताए गए, और उससे जो है कि जो रूटीन वर्क करना है उसको भी बताया गया। तो इस तरह से जो है कि ये कंट्रोल ऑफ फंगल डिजीज़ आपके सामने हमने पेश किया। अब जो है फंगस डिजीज़ के बाद एल्गल डिजीज़, एल्गी से होने वाले कौन से डिजीज़ हैं,
ये आपके सामने लेकर के हम नेक्स्ट हेडिंग में हम आ रहे हैं। तो ये हेडिंग है एल्गल डिजीज़ इन फिशेज। एल्गी से होने वाले कौन से डिजीज़ हैं, क्योंकि ये एल्गी भी इसके एक एनिमीज में आते हैं, एक दुश्मन में आते हैं, एक प्रेडेशन में आते हैं। तो इसमें क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट आर स्मॉल क्रिएचर्स विच आर ऑन द ब्रॉडर लाइन बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड आर प्रोबेबली बेस्ट क्लासिफाइड एज एल्गी। एक डाइनोफ्लैजिलेट नाम का जो है कि एक छोटा सा एल्गी है, क्रिएचर है, और ये जो है कि एनिमल और प्लांट के बीच के एक चौड़े दोनों के बीच में जो सेपरेट लाइन है उसमें ये आता है। और जो है कि क्यों ना, तो इसमें जो है कि एनिमल और प्लांट, क्योंकि ये भी एनिमल्स ही है, इसको किस एनिमल में रखा गया, इसको प्लांट में रखा जाता है एल्गी को, तो एल्गी भी अलग अलग एक ग्रुप है। एंड आर प्रोबेबली बेस्ट क्लासिफाइड एज, और ये बहुत ही अच्छा जो है कि एक एल्गी माना जाता है। तो इससे होने वाले रिस्पॉन्स देखिए, सर्टेन मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर mortalities of marine fishes, and if salmonids are present they will also be killed। अब देखिए, ये जो डाइनोफ्लैजिलेट एक एल्गी है, ये मैरीन फिश के लिए एक नुकसानदेह साबित हुआ है। इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काफ़ी जो है कि इस डिजीज़ से फिशेज, मैरीन फिशेज जो मर जाती हैं, और ख़ास तौर से जहाँ पे सल्मानिड फिश हैं उसके लिए नुकसान करता है एल्गी, डाइनोफ्लैजिलेट एल्गी। और दे विल आल्सो बी किल्ड, और जो है कि ये इसे इन्फेक्ट ही नहीं करती बल्कि इसे जो है कि ख़त्म कर देती हैं इस फिश को। तो डेथ इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ नर्व टॉक्सिन रिलीज बाई द ऑर्गेनिजम्स, particularly when they undergo an occasionally population explosion। यानी ये जो एल्गी है, इस एल्गी से एक जो है कि नर्व टॉक्सिन निकलता है, रिलीज होता है, और नर्व टॉक्सिन फिश के लिए ये जो टॉक्सिक होता है, और नर्व टॉक्सिन जो है कि इसे फिश के लिए नुकसान पहुंचाता है, और पर्टिकुलरली इस नर्व टॉक्सिन की वजह से जब फिश इसके टच में आती है तो इस टॉक्सिन की वजह से फिर ये फिश की जो पॉपुलेशन है वो जो है नुकसान इसका होता है, और अंत में ये जो मर जाते हैं। ये भी रिपोर्ट आई है। दिस फिनोमेनन इज नोन एज रेड टाइड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द बॉडी पिगमेंट्स ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स ऑन द कलर ऑफ द सी। क्योंकि ये जो डाइनोफ्लैजिलेट है ये रेड कलर का होता है, और इसकी वजह से जब फिशेज मरती हैं तो इसको रेड टाइड बोलते हैं। और रेड टाइड जो ये जो टॉक्सिन रिलीज़ करती हैं पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, उससे क्या होता है कि फिश के ऊपर जो है कि रेड पिगमेंट बन जाता है, और जो है कि समुद्र में पाए जाने मछलियों का कलर डिस्कलर हो जाता है, और इस नर्व टॉक्सिन रिलीज़ करने की वजह से समुद्र में पाई जाने वाली खास तौर से सल्मानिड फिश या नहीं तो और भी मैरीन फिशेज हैं, इसके टच में आने से मर जाती हैं। तो ये भी एक घातक बीमारी का एक कारण बनता है। यानी एल्गल डिजीज़ भी इस फिश में पाया जाता है। यानी एल्गी भी जो फिश के एक तरह के दुश्मन हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो प्रोटोजोअन डिजीज़ इन फिशेज। प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से, क्योंकि प्रोटोजोआ ऑलरेडी पानी में पाए जाते हैं। एक्वेटिक जो है कि ये डिजीज़ एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक रीजन पाए जाते हैं, और फिशेज भी एक्वेटिक रीजन में ही पाई जाती हैं। तो इसलिए प्रोटोजोआ का और फिश का काफ़ी जो है कि इस तरह से अच्छा बुरा संबंध है। तो प्रोटोजोअन भी कई ऐसे हैं जो फिश को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। तो इसमें जो है कुछ जो है डिजीज़ की हम चर्चा करेंगे। देखिए, प्रोटोजोअन डिजीज़ इन फिशेस। वेरियस प्रोटोजोअन पैरासाइट्स आर फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ द फिशेज। बहुत से ऐसे पैरासाइट्स हैं, प्रोटोजोअन पैरासाइट हैं जो फिश के बॉडी पर पाए जाते हैं। दे मे लिव एक्सटर्नली ऑन द बॉडी सरफेस और इंटरनली इन द विसरल ऑर्गन। तो इसमें से बहुत से ऐसे प्रोटोजोअन हैं जो फिश के बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल पैरासाइट के रूप में होते हैं, इनके बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर इंटरनल पार्ट में यानी इंटरनल विसरल ऑर्गन्स के अंदर भी
जो है कि इंटर करके इसमें पड़े रहते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। इम्पॉर्टेंट डिजीजेज काज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट्स आर लिस्टेड बिलो। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो पैरासाइट्स हैं वो हम आपके सामने लेकर के इसके हेडिंग को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो एक डिजीज़ जो सामने देखने को मिलता है वो है इख्थियोप्थीरियोसिएसिस। इख्थियोप्थीरियोसिएसिस ये एक डिजीज़ है, एक रोग है, प्रोटोजोन डिजीज़ है। इसको एक डिजीज, क्योंकि इसका नाम काफ़ी लंबा है तो ICH बस इतना ही नाम लेते हैं, बाकी नहीं लेते हैं। तो इसको इच डिजीज़ भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इच डिजीज़, तो इसे इच डिजीज़ भी कहते हैं शॉर्ट में। क्या है यह डिजीज़ और क्या होता है इसमें और क्या कैसे इसे बचा जा सकता है? तो इट इज़ द वर्स्ट प्रोटोजोन डिजीज़ caused by ciliated protozoan, the इख्थियोप्थीरियस मल्टीफिलिस। ये प्रोटोजोआ एक प्रोटोजोआ है इख्थियोप्थीरियस मल्टीफिलिस। इस प्रोटोजोआ से ये सिलिएटेड प्रोटोजोआ है, इससे जो है कि फिश में डिजीज़ होता है, फिश में डिजीज़ होता है। इसीलिए इसी के वजह से इसका नाम इख्थियोप्थीरियोसिस रखा गया। ये सिलिएटेड फिश है। दिस इज ए वेरी कॉमन डिजीज़ ऑफ इंडियन फ्रेश वाटर फिशेज। इंडियन फ्रेश वाटर फिशेज में पाए जाने वाला ये कॉमन डिजीज़ है, क्योंकि यानी कि फ्रेश वाटर में ज़्यादा पाए जाते हैं। द यंग पैरासाइट्स मूविंग अबाउट इन वाटर गेट अटैच्ड टू द स्किन ऑफ द फिश। और ये जो पैरासाइट है ये वाटर बॉडी में मूव करता रहता है और जब फिश के कांटेक्ट में आता है तो फिश के स्किन पर अटैच हो जाता है। फिश के स्किन पर अटैच, इस फिगर में देखिए आप, यहाँ साफ दिया हुआ है। ये जो है कि फ्री स्विमिंग यंग स्टेज में ये होते हैं पैरासाइट, और जब फिश वाटर बॉडी में जब फिश दिखाई देती है तो इनके बॉडी पे देखिए ये अटैच हो जाते हैं इस तरह से। और उसके बाद फिर जो है और धीरे धीरे इसके बॉडी पे ये फ्री यंग स्विमिंग स्टेज में होते हैं। बाद में इसी फिश के स्किन पर ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं, मतलब एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट पैरासाइट हो जाते हैं। एडल्ट जब पैरासाइट हो जाते हैं तो क्योंकि ये इसी पर फिश के स्किन पे ही होते हैं और वहीं पे एडल्ट हो जाते हैं। इंसिस्टेड स्टेज एट पॉन्ड बॉटम। उसके बाद जब ये एडल्ट स्टेज में हो जाते हैं तो इनके बॉडी के ऊपर एक सिस्ट बन जाता है, एक कोट बन जाता है, कवर, मोटा सा कवर। और फिर ये उस फिश को छोड़ करके फिर आ जाते हैं बॉटम पर, पानी के अंदर पॉन्ड के बॉटम में रहते हैं। और फिर वहाँ इनकी लाइफ साइकिल चलती है। फिर उसके बाद ये जब इसमें इसका ऊपर का कोट टूटता है, फटता है, फिर निकल के बाहर आते हैं। निकल के बाहर आने के बाद फिर उसमें जो फिश जो तैरते रहते हैं उनके फिर स्किन पे आ जाते हैं। स्किन पे आ जाते हैं तो फिर उनको डिजीज कर देते हैं, रोगी कर देते हैं। फिश जो है कि वो डैमेज हो जाती है। और फिर उसमें से फिर ये इसमें पोषक तत्व तो ले लेते हैं, नरिशमेंट, और उसके बाद फिर ये एडल्ट होते हैं। फिर जो है कि सिस्ट बनाते हैं, सिस्ट बनाने के बाद फिर बॉटम जाते हैं, फिर बॉटम, यानी पानी के अंदर ही घूमते फिरते रहते हैं और फिश को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक इच डिजीज़ जो है ये काफ़ी जो है भयंकर डिजीज़ है फिश के लिए। दे ग्रो बिटवीन द एपिडर्मिस एंड डर्मिस एंड आफ्टर बिकमिंग लार्ज इन साइज about 1 millimeter fall to the bottom of the pond। यानी ये फिश के ऊपर जब अटैक करते हैं, अटैच होते हैं तो फिर ये इसके एपिडर्मिस पर, उसके बाद फिर डर्मिस पर ये जो है कि चिपके रहते हैं और धीरे धीरे अपने साइज को बढ़ाते रहते हैं। जब इनकी साइज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है, यानी लगभग 1 मिलीमीटर को हो जाते हैं, यानी कि वो एडल्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं कि ये वहाँ से फिश के बॉडी को छोड़ देते हैं, क्योंकि तब तक तो फिश डिजीज हो जाती है, रोगी हो जाती है इसके वजह से। उसके बाद ये फिश के जो है कि स्किन को छोड़ देते हैं और उसके बाद पॉन्ड के बॉटम में चले जाते हैं। हियर दे गेट इंसिस्टेड, और वहाँ पहुँचने के बाद ये उनके अपने बॉडी के ऊपर एक कोट कवर बन जाता है, जिससे को सुरक्षित उसी के अंदर जो है कि उनका डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चलती रहती है। इंसिस्टेड हो जाते हैं एंड देन मल्टीप्लाई रैपिडली,
और ये उसी बीच सिस्ट के अंदर ये मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हज़ारों की संख्या में ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, मेंबर बढ़ा लेते हैं। उसके बाद टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, उसके बाद तमाम इसके ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं, इसके मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद जो है रेडी टू सर्च ए न्यू होस्ट, उसके बाद जब ये वहाँ से निकलते हैं तो फिर ये जो है नेक्स्ट होस्ट में यानी नेक्स्ट फिश के ऊपर फिर ये अटैक करते हैं। और अटैक करते हैं उसके बाद फिर अपना उस पर अटैक करने के बाद अपना नरिशमेंट लेते हैं और उसको डिजीज कर देते हैं। इस तरह से ये जो है लाइफ साइकिल जो दिखाई दे रही है, इसमें बहुत अच्छा ये फिगर बनाया गया है साइकिल ऑफ ईच डिजीज़ में। किस तरह हम देख रहे हैं कि ये पहले ये जब बॉटम में सिस्ट में होते हैं, सिस्ट से जब बाहर आते हैं तो फ्री वाटर में पानी में तैरते रहते हैं, फिर वहाँ से जो है कि ये फिश पे जाते हैं, फिश को रोगी करते हैं, डिजीज़ कर देते हैं। फिर फिश की स्किन पे ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं, लगभग 1 मिलीमीटर जब इनकी साइज हो जाती है तो इस प्रोटोजोअन की, तो फिर ये जब एडल्ट हो जाते हैं तो फिर वो निकल के बाहर आते हैं बॉटम में और उनके बॉडी के ऊपर सिस्ट बन जाता है, जिससे कि नष्ट ना हो, ख़त्म ना हो, बचे रहें। सिस्ट फिर फटता है कुछ देने के बाद, फिर उसमें से हज़ारों की संख्या में जो है कि ये प्रोटोजोअन से रिलीज़ होते हैं और वही प्रोटोजोअन रिलीज़ होने के बाद फिर फिश पर अटैक करते हैं। तो इनकी एक लाइफ साइकिल चलती रहती है इस तरह से, और ये जो अटैक करते रहते हैं और फिश को जिस बॉटम में ये प्रोटोजोआ पाया जा रहा है वो वहाँ की फ़िश जो है कि बराबर रोगी बनी रहती हैं। इसलिए अब अगर कल्चर फिश कर रहे हैं, कल्चरिंग कर रहे हैं, फिश फार्मिंग चला रहे हैं, तो देखना होगा इसका ट्रीट करके कि अगर ये प्रोटोजोअन के इसमें ये पर्ण पाए जा रहे हैं तो उसके बचने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। अब इससे बचने के क्या उपाय हैं ये इसके आगे हम बताएंगे। अभी जो है इसके बारे में थोड़ा और डिस्क्रिप्शन आगे बढ़ाते हैं। अफेक्टेड फिशेज फ्राम इच डिजीज़ शो स्मॉल वाइट स्पॉट्स और पिम्पल्स ऑन द स्किन एंड फिन। और इस प्रोटोजोआ से जो बीमार मछली होती है, डिजीज फिश होती है, इच डिजीज़ से डिजीज जो फिश है, इसके लक्षण कैसे होते हैं, क्या दिखता है कि आप पता पा सकते हैं कि ये जो इसमें ये इच डिजीज़ हुआ है। होता क्या है उसमें कि फ़िश के स्किन पर और फिश के फिन्स के ऊपर जो कि छोटे छोटे वाइट स्पॉट दिखाई देने लगते हैं, छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं या पिंपल दिखाई देते हैं, तो समझ जाइए आपकी इच डिजीज़ इसे हो गया है। द गिल्स में आल्सो भी अटैक्ड। अब इस रोग से फिश का गिल भी जो है कि अटैक होता है, यानी गिल भी रोगी होती है, यानी इसी तरह का लक्षण जो है फिश के गिल पे भी दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे भी ये प्रोटोजोन पहुँच जाते हैं। तो यानी इसका स्किन, फिन और इसका गिल जो है कि डिजीज्ड होता है। फिशेज रिस्पॉन्ड बाय जंपिंग इन वाटर। और जब ये रोग जिस फिश में हो जाता है तो फिश का जो रिस्पांस देखने को मिलता है, तो वो फिशेज क्या करती हैं, उस वाटर बॉडी में जंपिंग ज़्यादा करती हैं, क्योंकि ये फिशेज इस प्रोटोजोन से तो रोगी हो जाती हैं, सफरिंग फ्रॉम ट्रबल हो जाती हैं, इनके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, इनका जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो चेंज हो जाता है, ये प्रॉब्लम में होती है। तो फिर क्या करते हैं, जंपिंग ज़्यादा करती हैं, तो जंप करती हैं तो इससे भी आइडिया लग जाता है कि इन पर इच डिजीज़ हो गया है। एंड रबिंग देयर बॉडी अगेंस्ट द वाटर ऑब्जेक्ट। और क्या करते हैं, वाटर ऑब्जेक्ट के अलावा मतलब वाटर ऑब्जेक्ट यानी जिस वाटर बने तो ये अपने बॉडी को रगड़ती हैं और रबिंग करती हैं, क्योंकि उनको खुजली टाइप का होता होगा और इस तरह से बार बार ये रबिंग करना चाहती हैं, और रबिंग होगा तो उससे क्या होगा, तो फिर जो है कि उसकी स्किन छिलेगी और वहाँ पे और प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम से जो ट्रबल्ड जो फिशेज है वो क्या करती हैं कि इस तरह के बिहेव शो करती हैं। रिस्पायरेशन टू गेट्स, और इसमें ये फिशेज जो है इस रोग से पीड़ित जो फिशेज है वो रिस्पायरेशन तेज़ी से करती हैं, जल्दी जल्दी सांस लेती हैं। गेट्स अफेक्टेड क्योंकि वो रोगी होती हैं। एंड ए सीवियर अटैक में रिजल्ट इनटू द लॉस ऑफ ऑल द फिशेज ऑफ ए पांड। इस तरह से इस रोग से ग्रसित जो फिशेज होती हैं जिस पांड में बहुत तेज़ी से मरने लगती हैं, अफेक्ट होने लगती हैं और मछलियों का लॉस होता है, और वहाँ के फिश का जो है फिश वाटर जो है जिस
जिस पॉन्ड में जो फिश वाटर है वो भी पूरी तरह से जो है कि डैमेज हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है इस प्रोटोजोआ की वजह से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये काफ़ी जो है कि भयंकर जो रोग है, क्योंकि प्रोटोजोआ जल्दी तो नेकेड आई से दिखते नहीं है। इसके जो है कि डायग्नोसिस से ही पता चल जाता है, या फिर इसके लक्षण को देख के, सिम्टम को देख करके पता लगाया जा सकता है कि इसमें ये इच डिजीज़ हुआ है या नहीं। तो ये चीज़ें जो है कि आपने देखा इच डिजीज़ क्या होता है, कैसे दिखता है, इसमें फिश का क्या बिहेवियर हो जाता है, ये आपने देखा। इसकी लाइफ साइकिल कैसे आगे बढ़ती है आपने देखा। अब इससे बचने के उपाय जो हैं वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये भयंकर डिजीज़ है फिश प्रोटोजोआ का। तो इससे जो है कि बचने के लिए भी कई ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, कई तरह के सोल्यूशन बनाए जाते हैं। कौन कौन से देखिए ट्रीटमेंट। ड्रेनिंग ऑफ द पॉन्ड and liming is useful for our treatment of the itch disease affected fishes। itch disease से जो affected fish हैं इनसे बचने के लिए जो तरीके अपनाए जाए तो उसमें क्या ड्रेनिंग ऑफ द पॉन्ड, यानी कि उस पॉन्ड में से पानी को निकाल दिया जाए, पॉन्ड वाटर को निकाल दिया जाता है। और जो है कि उसमें लाइमिंग करते हैं, यानी उसमें जो है कि लाइम डालते हैं, बुझा हुआ चूना या ये सब चीज़ें डाल देते हैं, जिससे कि वहाँ का जो है कि उसके बॉटम में अगर ये प्रोटोजोआ है वो भी मर जाएं और पानी भी समाप्त हो जाएगा तो प्रोटोजोआ ऑलरेडी मर जाएंगे। तो ये बार बार ड्रेनिंग करते हैं पॉन्ड का और उसमें लाइमिंग यूज़ करते हैं। और अगर इसके बावजूद भी हम जो है इससे बचना चाहते हैं, नहीं प्रॉब्लम क्रिएट जो है कि समाप्त हो पा रही है, तो उसके लिए कुछ केमिकल्स हैं, उनका जो सोल्यूशन है वो यूज़ करते हैं। वो देख लीजिए सामने, तो कई तरह के सोल्यूशन है। पहला है फार्मलिन, HCHO फार्मलिन सोल्यूशन बनाते हैं। फार्मलिन में 200 से 250 ppm 200 से 250 ppm सोल्यूशन फार्मलिन का होता है। इसमें जो है डेली बाथ इन पॉन्ड, यानी कि इसको जो डेली पॉन्ड में डालिए इतना ppm बना के इस रेशियो में। अब पॉन्ड कितना बड़ा है, उसमें कितना वाटर है, उसी हिसाब से यह सोल्यूशन आप उसमें डालेंगे। दूसरी बात, दूसरा जो केमिकल है मैलाकाइड ग्रीन सोल्यूशन है, 1.25 ppm का ये बनाते हैं। और इसमें जो डेली बाथ, यानी डेली इसमें डिप करते हैं पॉन्ड फिश को, डिजीज फिश को, 30 मिनट इन पॉन्ड, लगभग 30 मिनट जो है कि पॉन्ड में इसको जो है कि इसमें डालते हैं। मेथिलीन ब्लू 2 ppm का बनाते हैं और इसमें भी इसे डेली डिप करते हैं, फिश को, डिजीज फिश को डेली डिप करते हैं। RC फ्लेविन 5 से 10 ppm का बनाते हैं सोल्यूशन, और इसमें जो डिप ट्रीटमेंट 2 से 20 जो है कि बार 3 से 20 बार जो है कि इसमें फिश को डेली डिप करते हैं। NaCl सोल्यूशन यानी नमक का घोल 7000 ppm बनाते हैं, इसमें डेली इसमें नहलाते हैं फिश को। तो इस तरह से इस डिजीज से बचने के लिए ये कुछ जो कारगर उपाय जो है किए गए हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो डिजीज़ है, नेक्स्ट प्रोटोजोआ डिजीज़ वो जो है देखिए कॉस्टियासिस में क्या है। कॉस्टियासिस में ये कोस्टिया एक जो है कि कोस्टिया निकैट्रिक्स ये जो है कि वो प्रोटोजोआ है, इससे ये रोग होता है। दिस डिजीज इज काज्ड बाय ए फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ। एक फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ है कोस्टिया और दूसरा निकैट्रिक्स, दो तरह के होते हैं। तो इस प्रोटोजोआ से फिश डिजीज होता है। इसका फिगर देख लीजिए कोस्टिया का ऐसा। ये फ्लैजिलेट है, इसमें जो 4 फ्लैजिला पाए जाते हैं, 2 इधर 2 इधर, और ये इसका न्यूक्लियस है और ये फ्लैजिला, ये जो है कि फिश को रोगी बनाती है। और इसी तरह का स्ट्रक्चर जो कोस्टिया का जो है, इसी तरह से निकैट्रिक्स भी जो है एक प्रोटोजोआ है, इससे भी ये रोग होता है। तो कोस्टिया का क्योंकि कॉमन डिजीज़ है इसलिए कोस्टिया का नाम ज़्यादा आता है, इससे ज़्यादा रोग होता है। इट इज़ एसोसिएटेड विथ द पॉन्ड फिशेज लिविंग डेंसली इन वाटर हैविंग ए लो pH, दैट इज एसिडिक वाटर एंड पुअर कंडीशंस ऑफ द फूड। अब जो है कि ये जो है प्रोटोजोआ है, ये जो है जब वाटर बॉडी का pH लो हो जाता है
यानी कि एसिडिक वाटर हो जाता है वहाँ का, पॉन्ड वाटर वो एसिडिक हो जाता है, और वहाँ पे फूड मटेरियल जो है कि का कंडीशन काफ़ी पुअर होता है, और उसमें जो फिश होती हैं और क्योंकि फिशेज जो डेंसली वाटर होता है उसमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं, काफ़ी फिश होती हैं, तो वहाँ पे ये ज़्यादा रोगी जो ज़्यादा अटैक करता है ऐसे कंडीशन में। द पैरासाइट अटैक्स द फिशेज ऑफ ऑल द एज एंड लिव्स इन लार्ज नंबर्स ऑन देयर स्किन, फिन्स एंड गिल्स वेयर दे काज लेसन्स। यह पैरासाइट जो है कि फिश के एज मतलब कि हर तरह की एज, चाहे कम एज की हो, ज़्यादा एज की हो, ओल्ड एज की हो, हर फिश पर ये अटैक करते हैं। और बहुत अधिक संख्या में जो है ये प्रोटोजोअन फिश के स्किन पर, फिन पर और इनके गिल पर अटैक करते हैं और उसको डैमेज करते हैं, वहाँ पे फफोले डाल देते हैं और वहाँ पे जो है कि इनके स्किन कटने लगता है। टिलेपिया इज़ वेरी रेजिस्टेंट फिश अगेंस्ट द अटैक ऑफ कॉस्टिया निकेट्रिक्स। तो ये कॉस्टिया निकेट्रिक्स जो है, ये जो प्रोटोजोअन है, ये टिलेपिया फिश का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये मोस्ट रेजिस्टेंस फिश है, यानी कि जिस वाटर में ये प्रोटोजोअन होता है, अगर वहाँ पर टिलेपिया है तो टिलेपिया रोगी नहीं हो पाती, बाकी और फिशेज जो है इसे रोगी हो जाती हैं। यानी मोस्ट रेजिस्टेंट फिश इज टिलेपिया विच इज़ नॉट डिजीज्ड बाय द कॉस्टिया। तो कॉस्टिया से ये डिजीज़ नहीं हो पाती और बाकी फिश इससे रोगी होती है। तो अगर ये टिलेपिया का फिश अगर कल्चर कर रहे हैं तब तो वो बची रहेंगी, और बाकी अगर फिश है तब तो वो जो उनका जो है वो डिजीज हो जाएंगी। सिम्टम्स आप इसमें होता क्या जब ये डिजीज़ अटैक करता है ये प्रोटोजोअन, तो कैसा क्या अपीयरेंस देखने को मिलता है। सिम्टम्स कैरेक्टराइजिंग द डिजीज़ इंक्लूड अपीयरेंस ऑफ ग्रे ब्लू फिल्म ऑन द स्किन, यानी इस डिजीज़ में जो दिखता है फिश के बॉडी के ऊपर ग्रे ब्लू कलर का एक फिल्म बन जाता है जो है कि दिखाई देने लगता है ऑन द स्किन, फिश की स्किन पर, विच टर्न्स टू रेड पैचेज। फिर ये कुछ ही दिन बाद ये जो है रेड पैचेज में बदल जाता है, रेड लाल रंग के धब्बे में बदल जाता है। इन सीवियरली अटैक्टेड केसेज, जब सीवियर केस हो जाता है इस डिजीज़ का तो जो है कि वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, रेड धब्बे दिखाई देने लगते हैं फिश के स्किन पर। फिशेज बिकम्स वीक, और मछलियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, लॉस एपिटाइट एंड फाइनली डाई, और उनके बॉडी के अंदर जो कैपेसिटी है, एबिलिटी ये ख़त्म हो जाती है, इम्यून ख़त्म हो जाता है और अंततः वो मर जाती हैं फिश। और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, देखिए, डिजीज्ड फिशेज आर ट्रीटेड बाय कीपिंग देम फॉर 10 to 15 मिनट्स इन आइदर 3 to 5% ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। 3 से 5% सोडियम क्लोराइड में 10 से 15 मिनट तक ऐसे डिजीज्ड फिश को इसमें डिप करते हैं, डालते हैं और डाल के निकाल देते हैं डिप करके। और इन 1 to 2500 ppm फार्मेलिन सोल्यूशन, या तो 1 से 2500 ppm के फार्मेलिन सोल्यूशन में फिश को डिप करते हैं, या नहीं तो 3 से 4% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में 10 से 15 मिनट के लिए डिप करते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट है। एडिशन ऑफ KMNO4 टू पॉन्ड इज़ आल्सो यूजफुल, और ऐसे पॉन्ड में जिसमें ये प्रोटोजोन पाए जाते हैं इसमें जो है कि KMNO4 डाल दिया जाता है, उससे भी बचाव होता है, यानी KMNO4 से ये मर जाते हैं। ओवर क्राउडिंग शुड बी अवॉइडेड, यानी उस पॉन्ड में ओवर क्राउडिंग ना होने पाए, ज़्यादा मछलियाँ न रहें, ये ध्यान रखते हैं। एंड pH ऑफ वाटर शुड बी चेक्ड रेगुलरली, और पॉन्ड वाटर के pH को बराबर चेक करते रहें, क्योंकि अगर pH लो होगा तो ये डिजीज़ होगा, और ये क्योंकि एसिडिक वाटर में ये जो कॉस्टियासिस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जो है प्रोटोजोअन को, एक तो एल्गल डिजीज़ को डिस्क्राइब किया, इसके अलावा जो है फंगस डिजीज़ के जो प्रोफाइलैक्सिस है सबसे पहले उसको 12 पॉइंट में 12 पॉइंट में डिस्कस किया। उसके बाद जो है कि एल्गल डिजीज़ को डिस्कस किया, और जो है कि प्रोटोजोअन डिजीज़ को भी हमने डिस्कस किया। प्रोटोजोअन में 2 डिजीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया,
और लेकिन अभी प्रोटोजोआन डिजीज़ में अभी कई डिजीज़ बाकी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के नेक्स्ट डे हाजिर होंगे। तब तक इतना मैटर जो है जो डिजीज़ का हमने दिया, ये जो टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए, इसको समझिए, इसकी तैयारी करिए। ओके।